हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2, जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट 2 जो है, जो बिहार दरोगा का बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है। लगभग 2000 या 2200 सीट की जो वैकेंसी आने वाली है, उसी के लिए यह प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है पूर्णतः बिहार दरोगा का सिलेबस पर तैयार किया गया। जो पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी आधार पर इसमें तैयार किया गया। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इससे हूबहू आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना होगा। तो चलिए देखते हैं। इसका वीडियो जो है डेली आपको सुबह 8 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, जो कि इसका पीडीएफ जो है 1 घंटा पहले टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप में दे देता है। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ के आप इसका 1 घंटा पहले पीडीएफ प्राप्त करके आप इसका प्रैक्टिस सेट पहले लगा लिया कीजिए। उसके बाद इसका डिस्कशन देखिएगा तो इसका बहुत लाभ आपके लिए लाभदायक साबित होगा। तो चलिए देखते हैं। यह जो प्रैक्टिस सेट है यह बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट 2 है, जो कि एसआई या उसी को सब इंस्पेक्टर कहा जाता है। जो कि इसके लिए प्रैक्टिस सेट 2 आज है। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट हम करा दिए हैं। अगर अभी तक आप अब नहीं देखें तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए। इससे पहले किरण पब्लिकेशन का एक प्रैक्टिस सेट आया था, उसे भी हम कंप्लीट कराए हुए हैं, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिए। यह जो प्रैक्टिस सेट है पूर्णतः बिहार दरोगा का जो 100 क्वेश्चन का जो सेट आता है, जो 100 क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसी के आधार पर सेट किया गया है। जो कि एक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का होता है, तो 200 नंबर का पेपर होता है और 2 घंटा का समय दिया जाता है। तो यह 2 घंटा का पेपर तैयार किया गया। इस वजह से हूबहू एकदम बिहार दरोगा का जो सिलेबस है उसी पे तैयार किया गया है। तो आइए देखते हैं आज इसका पहला क्वेश्चन। जो कि यह जो क्वेश्चन जो है इसका आज टारगेट जो होगा, इसमें 70 प्लस अगर आपका आ रहा है तो आप सेफ जोन में, अगर इससे आपका कम आ रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, आप जिस बुक से तैयारी करते हैं उस बुक से आप सभी रिवीजन जरूर किया कीजिए। उससे क्या होगा कि एक बार जो क्वेश्चन आपका गलत हो जा रहा है, उससे जब आप उस टॉपिक को रिवीजन कीजिएगा तो आगे जो है उस क्वेश्चन जो है आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो कि आज का पहला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कि यह जो क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस वजह से यह क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दिया है कि संविधान निर्माण से संबंधित सदन समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन से थे। यहाँ बताना आपको, जो संविधान निर्माण से संबंधित जो सदन समिति जो था, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष जो बने थे वो पी सीतारमैया बने थे, पटाभी सीतारमैया बने थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। और यहाँ दे जवाहरलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष किसके थे, यह जो थे संघ शक्ति समिति था और संघीय संविधान समिति था, उसके अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। और यहाँ दे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वह संचालन समिति और तदर्थ समिति जो था उसके जो अध्यक्ष थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर जो दिया है, जो कि अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है या वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए। उससे क्या होगा कि थोड़ा सा मेरा भी हेल्प हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। आप सभी वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। तो आप लोग लाइक जितना ही कीजिएगा उतना ही अच्छा से अच्छा वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप सभी कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। दूसरा नंबर दिया है, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। कि व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता जो है यह जो शामिल जो किया गया था संविधान में, वो भारतीय संविधान में, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष उड़ीसा का नाम बदलकर उड़ीसा कर दिया गया था। यहाँ बताना आपको कि उड़ीसा पहले नाम था, उसका नाम जो है ओडिशा, किस कब नाम बदल के किया गया था। तो यह जो नाम जो बदला गया था 2011 में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया है कि भारत के महनवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही दिया गया है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है महनवादी। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि भारत के महनवादी की चर्चा जो है वह किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यह जो किया गया अनुच्छेद 76 में किया गया है। जो कि इनके संबंध में यहाँ जो कथन दिया गया, इसमें जो सही दिया गया उसके बारे में बताना है। तो देखते हैं। पहले दे इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो कि सही है। अगला दे कि यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, जो कि ये भी सही दिया गया है। तथा अगला दे इसे भारत के सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें से सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह अनुच्छेद आप लोग याद रखें, क्योंकि यह अनुच्छेद बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो यह VVI क्वेश्चन है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक प्रतिवेदन की जांच कौन करता है। तो यह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक प्रतिवेदन की जो जांच जो किया जाता है वह लोक लेखा समिति के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जो कि 22 सदस्य जो होते हैं इसमें से 15 जो सदस्य जो होते हैं वह लोकसभा से होते हैं, वही 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। तो याद रखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जो कि 22 जो सदस्य होते हैं उसमें 15 जो सदस्य होते हैं वह लोकसभा से होते हैं, वही 7 जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं। क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं सामान्यतः लोकसभा में विपक्षी दल का नेता होते हैं, क्योंकि इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 6 नंबर दिया गया है, किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मुख्यमंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री के सहित तब मंत्रियों की कुल न्यूनतम संख्या कितना हो सकता है, तो यह जो हो सकता है 12 हो सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि यह जो निर्धारित जो है वह किस संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया था। यह जो किया गया था 91वां संवैधानिक संशोधन 2003 में यह संशोधन करके यह निर्धारित किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यह अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद जो है इसका उल्लेख जो किया गया अनुच्छेद 262 में किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि निगम कर तथा सीमा कर किस सूची के अंतर्गत आता है। तो यह निगम कर या सीमा कर जो होता है यह जो आता है वह संघ सूची के अंतर्गत आता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि संघ सूची क्या होता है, तो संघ सूची के अंतर्गत ऐसे विषय को रखा जाता है जिस पर संसद के द्वारा कानून बनाने का अधिकार होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला केंद्रीय वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या जो होता है कितना होता है, तो यह जो अध्यक्ष सहित जो होता है 5 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि ये वित्त आयोग कैसी संस्था है, तो वित्त आयोग जो होता है एक संवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया, तो यह जो किया गया अनुच्छेद 280 में किया गया है, जो इसका गठन जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर केंद्र राज्यों के मध्य करों के वितरण हेतु किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं 10 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। तो यह जो उल्लेख जो किया गया वो 3री अनुसूची में किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दे दूसरी अनुसूची की जो कि दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है, तो दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता और पेंशन का उल्लेख किया गया है। वही यहाँ दे चौथी अनुसूची, जो कि चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के बंटवारा का उल्लेख किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि पूर्वी हिमालय क्षेत्र के लाल पंडा संरक्षण हेतु लाल पंडा परियोजना को कब लागू किया गया था। तो यह लाल पंडा परियोजना जो लागू जो किया गया था यह 1996 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि कुछ परियोजना हम लोग जान लेते हैं क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन जो है परियोजना से ये क्वेश्चन फिक्स रहता है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू किया गया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है यह 1973 ईस्वी में लागू किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी प्रोजेक्ट जो है वह कब किया गया था लागू, तो यह जो किया गया था 1992 ईस्वी में किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि हंगुल परियोजना कब लागू किया गया था, तो हंगुल परियोजना जो है 1970 ईस्वी में लागू किया गया था। वही क्वेश्चन ये भी एक बार पूछा गया था कि मगरमच्छ संरक्षण परियोजना कब लागू किया गया था, तब मगरमच्छ संरक्षण परियोजना जो है 1975 ईस्वी में लागू किया गया था। वही हिम तेंदुआ योजना, जो कि हिम तेंदुआ परियोजना जो है यह 2009 में लागू किया गया था। तो ये परियोजना सब आप लोग याद रखिएगा, जो ये प्रोजेक्ट जो है कब लागू किया गया था, क्योंकि यह जो क्वेश्चन जो बार बार पूछ रहा है तो इस वजह से बहुत VVI क्वेश्चन है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रदूषक के उदाहरण है। यहाँ बताना आपको द्वितीय प्रदूषण जो है उसके उदाहरण कौन से हो जाएगा। तो देखते हैं दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, तथा अगला दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड दिया गया है,
उसके बाद ओजोन दिया गया तथा इनमें से सभी दिया गया है। सबसे पहले तो यहाँ द्वितीय प्रदूषण के बारे में ही जान लेते हैं। तो द्वितीय प्रदूषण से तात्पर्य वैसे प्रदूषण से है जो प्राथमिक प्रदूषणों की आपसी अंतःक्रिया के कारण निर्मित होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल जो होता है ओजोन होता है, या नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, या सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो इसमें जो दिया ओजोन दिया गया, इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला देख ऑपिको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो यह ऑपिको आंदोलन जो है इसका संबंध जो है वह इसका आंसर जो जगह यह राज्य पूछ रहा है तो यह कर्नाटक राज्य से, जो कि यह कर्नाटक में किसके लिए यह चलाया गया था। तो यह ऑपिको आंदोलन जो पर्यावरण से संबंधित आंदोलन है, जो कि यह 1983 ईस्वी के में यह कर्नाटक में चलाया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं। तो पारिस्थितिकी पिरामिड जो होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 15 नंबर दिया गया है कि ISFR 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के वृक्षावरण क्षेत्र कितने हैं। तो यह वृक्षावरण क्षेत्र जो है 95,748 है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो देखते हैं जो कि अगला दिया है कि ड्रोन के माध्यम से दवाइयाँ पहुंचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन किस राज्य में स्थापित किया गया था। तो यह जो स्थापित जो किया गया था वह मेघालय में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 17 नंबर दिया है कि पैदल चलने के अधिकार को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो पैदल चलने का अधिकार जो है या लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो है यह 2023 में लागू जो हुआ था वो पंजाब में हुआ था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि यह मई 2023 में यह लागू किया गया था पंजाब सरकार के द्वारा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि अगला देख लेते हैं दिया है किंग्स चार्ल्स तृतीय के ताजपोशी में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो यह किंग्स चार्ल्स तृतीय जो था इनका ताजपोशी कब हुआ था। तो यह जो ताजपोशी जो हुआ था यह 6 मई 2023 को हुआ था। जो कि उस समय भारत का प्रतिनिधित्व जो किए गए थे वो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों का प्रयोग करके राहुल गांधी को लोकसभा का आयोग ठहराया गया था। तो यह पिछले लोकसभा में यह राहुल गांधी को जो लोकसभा के आयोग जो ठहराया गया था वह किस अनुच्छेद के तहत। तो यह जो था अनुच्छेद 102 के 1 के ई के तहत। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 20 नंबर दिया है कि भारत में अपना कैंपस स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन था। तो यह पहला विदेशी विश्वविद्यालय जो होगा यह जो जगह डेकिन यूनिवर्सिटी हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बर्जी जो मार्च 2023 में भारत की यात्रा पर आए थे, उन्होंने ऐलान किया कि जिलोंग का डेकिन यूनिवर्सिटी भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय होगा। जो कि यह कैंपस कहाँ पे स्थापित करेगा। तो यह जो है गुजरात के गांधीनगर में यह खोलेगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 21 नंबर दिया है केंद्र सरकार ने स्कूल की पहली कक्षा में बच्चों के एडमिशन के लिए न्यूनतम उम्र कितना तय करने का निर्देश राज्यों को दिया है। तो यह जो दिया है वो 6 वर्ष। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप तैयार कराया है, जो कि जिसके जरिए किन लोगों को वोटिंग का अवसर देने की योजना होगा। तो यह जो अवसर जो जगह अन्य राज्यों में प्रवास करने वाले वोटर जो होंगे उनको देने का यह अधिकार होगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 23 नंबर दिया है कि ट्विटर के नए सीईओ कौन है। तो ट्विटर के नए सीईओ जो बने हैं लिंडा याक्रिनो बने हैं। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि हाल ही में चर्चा में रहा कालेसर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। यह कालेसर नेशनल पार्क जो स्थित जो है हरियाणा में स्थित है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह किस वजह से चर्चा था। तो इस पार्क में 110 साल बाद राष्ट्रीय पशु टाइगर को देखा गया था। जो कि कालेसर नेशनल पार्क की स्थापना कब किया गया था। तो यह कालेसर नेशनल पार्क की स्थापना जो है 2003 में किया गया था। जो कि यह जो किसके लिए प्रमुख यह है। तो यह बड़ी बिल्ली की प्रजाति में तेंदुआ यहाँ पाया जाता है, उसके लिए यह विख्यात है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार
सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो देख लेते हैं यहाँ क्या दिया है। तो सूची 1 दिया और सूची 2 दिया गया है, जो कि सूची 1 में विभिन्न घाटा दिया गया है और सूची 2 में कुल अनुमानित रुपये में दिया गया है। तो देख लेते हैं यहाँ दिया है पहला राजकोषीय घाटा, इसका हो जाएगा 17,86,816 करोड़ रुपया, जो कि सही दिया गया है। क्योंकि अगला दिया है राजस्व घाटा, जो कि राजस्व घाटा जो था यह 8,69,845, जो कि यह सही दिया गया है। अगला दिया प्रभावी राजस्व घाटा, जो कि यह जो दिया गया 4,99,867 करोड़ रुपया, जो कि यह भी सही है। तथा अगला है प्राथमिक घाटा, जो कि प्राथमिक घाटा जो था 7,06,845 करोड़, जो कि ये भी सही है। तो यह 1 2 3 4 हो जाएगा, जो कि इसमें दिया है। तो ये 1 2 3 4 जो दिया गया ए में दिया गया, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 26 नंबर दिया गया कि अमृत काल, जो कि भारत @100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरित हो सकते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन रूपांतरित हो सकते हैं। तो पहले है हरित विकास, जो कि हो सकते हैं। अगला है समावेशी विकास, जो कि नहीं है। अगला है महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, जो कि ये भी नहीं है। जो कि अगला है अवसंरचना और निवेश, जो कि यह जो है नहीं हो सकता है। तथा अगला है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, जो कि यह हो सकता है। तथा अगला है पर्यटन, जो कि ये भी हो सकता है। तो इसमें जो शामिल जो हो सकता है 1 3 5 6 हो सकता है, जो कि किसमें दिया गया है। तो 1 3 5 6 जो दिया गया है बी में दिया गया, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि विश्व व्यापार के सेवा आयात में वर्ष 2022-23 में भारत का स्थान कितना रहा है। तो इसमें भारत का स्थान जो रहा है वो 10वां रहा है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 28 नंबर दिया है कि भारत कब तक गैर जीवाश्म ईंधनों से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। तो यह जो लक्ष्य जो रखा है वो 2030 तक, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो 29 नंबर दिया है कि कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार करने के लिए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई, किसका लक्ष्य है। तो इसका लक्ष्य जो है पहला दे मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन क्षमता करना, जो कि सही है। अगला दे एमएसएमई सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ना, जो कि ये भी सही है। अगला दे उद्यमिता योजना की सुलभता सुगम करना, जो कि ये भी सही है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 30 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी को नया ट्रांसपोर्ट विमान C295 को बनाने की जिम्मेदारी मिली है। तो यह जो जिम्मेदारी जो मिला है टाटा को, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि हिमालयी क्षेत्र के अभियान के लिए किस संस्था ने UAV, जो कि अननेम्ड एरियल वेहिकल्स विकसित किया है, जो चीन और पाकिस्तान के हिमालय बॉर्डर में सामान ले जाने में मदद करेगा। तो यह जो विकसित जो किया गया DRDO के द्वारा, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि हाल ही में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया, जिन्हें पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था। तो यह जो सम्मानित जो किया गया था 2015 में, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यह प्रकाश सिंह बादल जो थे पंजाब के कितने बार मुख्यमंत्री बने थे। तो यह जो है 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है। तो यह ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम जो इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान जो है 21वां है, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स जो किसके द्वारा जारी किया जाता है, यह जो किया जाता है स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो 34 नंबर दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो मनाया जाता है वह 21 फरवरी को मनाया जाता है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि आईफा अवार्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो आईफा अवार्ड 2023 जो है इसका आयोजन जो है अबू धाबी में किया गया था, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन जो किया गया इटली में, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह 50वां यहाँ पूछ रहा है इटली में आयोजन किया गया था, वही 49वां कहाँ पे किया गया था। तो 49वां जो शिखर सम्मेलन जो है इसका आयोजन मई 2023 में आयोजन किया गया था, जो कि जापान के हिरोशिमा में किया गया था। वही क्वेश्चन यहाँ ये भी बन सकता है कि G7 में कुल कितने सदस्य शामिल हैं। तो G7 में कुल 7 देश शामिल, जो कि वो 7 देश कौन कौन सा है।
तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और यूएसए। फिर से एक बार रिपीट करते हैं क्योंकि सातों नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और यूएसए। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है 1975 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 37 नंबर दिया गया है, 23वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह 23वां राष्ट्रमंडल खेल जो है इसका आयोजन जो किया जाएगा वह ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के या विक्टोरिया शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि पहला राष्ट्रमंडल खेल जो है, जो कि पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब और कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन जो 1930 ईस्वी में कनाडा के शहर हैमिल्टन में किया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि नमस्ते योजना किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो ये नमस्ते योजना जो शुरू किया गया वो सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 39 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार का डाटाबेस तैयार करने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह फैमिली आईडी जो पोर्टल जो लॉन्च किया गया वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 40 नंबर दिया है कि प्रसिद्ध पुस्तक जो कि कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन के लेखक कौन है? तो यह जो पुस्तक जो लिखा गया है वह शशि शेखर वेम्पति द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसका पुस्तक जो यह जो पुस्तक जो इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया था? तो इस पुस्तक का विमोचन जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिए कि छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए सुझाव हेतु किस समिति का गठन किया गया था? यह जो गठन जो किया गया था वो आबिद हुसैन समिति का। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 42 नंबर दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि दर कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि दर जो है वह 17.72% है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 43 नंबर दिया गया है, जब किसी काम में ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो इसे किस बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? तो जब किसी काम में ज़रूरत से ज़्यादा जब व्यक्ति जो शामिल होते हैं तो इस बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि अब प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है वह किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा देखा जाता है? तो यह जो देखा जाता है वह कृषि के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि अटल पेंशन योजना के अंतर्गत किस उम्र तक के व्यक्ति को शामिल किया जाता है? तो अटल पेंशन योजना के अंतर्गत जो शामिल जो किया जाता है वह 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा जो है इसके तहत कितने वर्ष के व्यक्ति को शामिल किया जाता है? तो यह जो किया जाता है 18 से 50 वर्ष के व्यक्ति को। क्योंकि वही क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कितने वर्ष के व्यक्ति को शामिल किया जाता है? तो यह जो 18 से 70 वर्ष तक। तो तीनों योजना आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिए कि एशिया का पहला निर्यात संस्करण क्षेत्र जो कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है वह कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो यह जो स्थापित जो किया गया था वो कंडला में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यह जो एशिया का पहला निर्यात संस्करण क्षेत्र जो कंडला में जो ये गुजरात के क्षेत्र में जो पड़ता है इसकी स्थापित कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो 1965 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि प्रश्नोपनिषद किस वेद के उपनिषद है? तो यह प्रश्नोपनिषद जो है यह जो उपनिषद जो है वह अर्थर्वेद का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन पूछ है कि अर्थर्वेद की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो अर्थर्वेद की रचना जो है अंगिरस ऋषि के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि चंडकौशिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह चंडकौशिक पुस्तक जो है इसके लेखक जो है सोमेश्वर हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा क्षेमेश्वर है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है क्या कहलाता है? यह जो कहा जाता है उसे रैयत बाड़ी प्रथा कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि रैयत बाड़ी प्रथा कब शुरुआत हुआ था?
तो यह रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत जो है टॉमस मुनरो के द्वारा 1820 ईस्वी में किया गया था, जो कि यह प्रथा मद्रास, बम्बई और असम में लागू किया गया था, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। यह पूर्ण स्वराज दिवस जो घोषित जो किया गया था वो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन के दौरान रावी नदी के तट पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था और यह घोषणा किया गया था कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना किए थे। तो यह जो स्थापना जो किए थे वो फ्रेंच के सहायता से। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है कि हैदर अली मैसूर के शासक कब बने थे। तो हैदर अली जो है मैसूर के शासक जो थे वो 1761 ईस्वी में बने थे, जो कि हैदर अली के नेतृत्व में प्रथम और द्वितीय एंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। यहाँ जो घटना जो दिया गया इस पर विचार करना है। तो देखते हैं पहला देख क्रिप्स मिशन, जो कि क्रिप्स मिशन जो हुआ था यह 1942 ईस्वी में। तथा अगले थे अगस्त प्रस्ताव, जो कि अगस्त प्रस्ताव जो था यह 1940 ईस्वी में हुआ था। वही अगला थे नेहरू रिपोर्ट, जो कि नेहरू रिपोर्ट जो था यह 1928 ईस्वी में। तथा अगला थे वेबेल योजना, जो कि वेबेल योजना जो था यह 1945 ईस्वी में। तो इसका क्रम बताना है कि इसका क्रम क्या हो जाएगा। तो इसका क्रम जो जगह सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट हुआ था, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव हुआ था, उसके बाद क्रिप्स मिशन हुआ था, उसका वेबेल योजना। तो इसका सही मिलान जो जाएगा 3, 2, 1, 4, जो किस में दिया गया तो यह बी में दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि इसने कांग्रेस के बारे में कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे तथा सहयोग भी करते थे। यह जो कथन जो है वो रजनी पाम दत्त का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था। तो कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कौन सी मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है। यह साम्राज्य जो था भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए जो प्रसिद्ध जो थे वह चोल शासक थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चोल साम्राज्य थे, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह चोल वंश जो था, यह चोल साम्राज्य जो था, इसके संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक जो थे वह विजयालय थे, जो कि इस वंश की राजधानी कहाँ पे, तो इसकी राजधानी जो था तंजौर था। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि चोल वंश के सबसे महानतम शासक कौन थे। तो इसके सबसे महानतम जो शासक जो थे राजेंद्र प्रथम थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि पित्रा दिवरा संबंधित है। बताना आपको पित्रा दिवरा जो था यह क्या था। यह जो था वह दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर डालकर फूलों की नक्काशी जो की जाती थी उसी को पित्रा दिवरा कहा जाता था। जो कि यह कला जो था वह किससे संबंधित है। यह जो है वो इंडो इस्लामिक कला का उदाहरण है, जो कि इस कला का प्रयोग जो था मुगल काल में प्रारंभ किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किए थे। यह जो महावीर जो थे अपने शिष्यों को जो ये विभाजित जो किए थे वह 11 गणधरों में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो भगवान महावीर जो थे इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो है 540 BC में हुआ था। वही इनका मृत्यु कब हुआ था। तो इनका मृत्यु जो था वो 468 BC में हुआ था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि इनका बचपन का नाम क्या था। तो इनका बचपन का नाम जो था वर्धमान था। वही क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि यह जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे। यह जो थे जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि महाजनपद एवं उसकी राजधानी में कौन सही सुमेलित नहीं है। मतलब इसमें जो है कौन सा गलत है। तो देखते हैं, यहाँ दिया महाजनपद दिया गया और राजधानी दिया गया है। तो दिया है असमक, जो कि इसकी राजधानी पोटली, जो कि सही है। अगले है मत्स्य, जो कि विराटनगर, जो कि ये भी सही है। तथा अगले है मल, जो कि कुशवती, जो कि ये भी सही है। अगले है चेली, जो कि उज्जैन, जो कि छेदी दिया गया, जो कि उज्जैन, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है।
जो कि चेदी की राजधानी जो था शक्तिमती था, जो कि यह जो है गलत दिया गया। तो इसमें गलत वाला ही बताना था, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि कुल कितने महाजनपद की जानकारी मिलता है, तो कुल 16 महाजनपद की जानकारी मिलता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा 16 की राजधानी, क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा में पूछता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक निम्नलिखित में से किसने 1000 खंभा महल का निर्माण कराया था। तो 1000 खंभा महल का निर्माण जो कराया गया था वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 58 नंबर दिया है कि निम्नलिखित युद्ध में से कौन सही सुमेलित नहीं है। मतलब यहाँ जो दिया गया इसमें कौन सा गलत है, तो देखते हैं। पहले देख घरमट का युद्ध जो कि अप्रैल 1668 में 1658 दिया गया, जो कि घरमत का युद्ध होता है अप्रैल 1658 ईस्वी में जो हुआ था, जिसमें औरंगजेब की जीत हुआ था। फिर अगला देश सामूगढ़ का युद्ध, जो कि सामूगढ़ का युद्ध जो है मई 1658, जो कि ये भी सही है। अगला देश देवराई का युद्ध, जो कि मार्च 1659, जो कि ये भी सही है। कि यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि युद्ध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सभी सुमेलित है, तो इसमें कोई भी सुमेलित नहीं, मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि एज ऑफ कंस्टेंट एक्ट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था। तो यह जो पारित जो हुआ था वो लैंस डाउन के शासनकाल में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि यह कब पारित हुआ था, तो यह जो पारित जो था 1891 ईस्वी में हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 60 नंबर जो क्वेश्चन दिया एक मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई थी। तो यह मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग जो किया गया था वो 23 मार्च 1940 ईस्वी को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया है कि भारतीय घरेलू विद्युत आपूर्ति में लाल विद्युमन्य तार जो कि रेड लाइन वायर जो है और काले उदासीन तार जो कि ब्लैक नेचुरल वायर के बीच विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस जो था कितना होता है। तो यह जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो 240 वोल्ट होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे जो दिया गया 62 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए पदार्थों के लिए पीएच का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन देखिए कॉफ़ी दिया गया, उसके बाद नींबू का रस दिया गया, उसका मिल्क ऑफ मैग्नीशियम दिया गया, उसके बाद रक्त दिया गया है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि यह कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है। तो कॉफ़ी का पीएच मान जो होता है 5 होता है। वही यहाँ दे नींबू का रस, जो कि नींबू का रस जो होता है वो 2.4 होता है। वही यहाँ दे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो है पिछले एग्जाम में बिहार दरोगा में पूछा भी गया है, तो इसका होता है 10.5 होता है। फिर यहाँ दे रक्त, जो कि रक्त जो होता है इसका 7.5 होता है, जो कि इसका सही क्रम क्या हो जाएगा। तो इसका सही क्रम जो हो जाएगा पहले नींबू का रस होगा, उसके बाद कॉफ़ी होगा, उसके बाद जो हो जाएगा रक्त हो जाएगा, उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हो जाएगा। तो यह किस में दिया, तो यह डी में दिया गया। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हो कि 63 नंबर दिया गया है, यदि मानव रुधिर में लाल रुधिर कोशिका जो कि आरबीसी को पृथक किया जाता है और उसमें सामान्य लवण की घोल में तनुकृत किया जाए तो आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह आरबीसी पे जो प्रभाव जो पड़ता है वो आरबीसी के व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 64 नंबर दिया गया है, यकृत द्वारा स्रावित पीत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब यहाँ जो कथन जो दिया गया है इसमें कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो पहला दिया है पीत में लिपोडो के पाचन के लिए इंजाइम्स होते हैं, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि पीत में किसी प्रकार का इंजाइम नहीं होता है, लेकिन पीत में साल्ट्स होते हैं जो वसा के पाचन में सहायता करते हैं। तो यह पहला ही जो दिया गलत दिया गया, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 65 नंबर दिया है कि नई कोशिका का निर्माण होता है। तो नई कोशिका का निर्माण जो होता है वो पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है। तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन जो होता है इसका स्रावन जो होता है वो पीयूष ग्रंथि से होता है। जो कि पीयूष ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 67 नंबर दिया है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य पर मिला था। तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यह पुरस्कार इन्हें कब दिया गया था, तो यह जो दिया गया था 1921 ईस्वी में।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक निम्न में से कौन एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण है। यहाँ बताना आपको कि यूकैरियोटिक जीव का यहाँ उदाहरण एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। तो पहला दे शैवाल जो कि है, अगला दे ईस्ट जो कि ये भी है, तथा अगला दे मानव जो कि ये भी है, तथा अगला दे जीवाणु जो कि जीवाणु जो होता है वो प्रोकैरियोटिक जीव का उदाहरण होता है, जो कि यह यूकैरियोटिक जीव का नहीं होता है। तो इसमें नहीं वाला ही बताना था, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 69 नंबर दिया गया है कि मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है। तो मानव मस्तिष्क का स्मरण क्षमता जो होता है वो सेरिब्रम में होता है, जो कि ये सेरिब्रम या उसी को प्रम मस्तिष्क कहा जाता है, जो कि यह कहाँ पे स्थित होता है, यह जो होता है अग्र मस्तिष्क का एक प्रमुख भाग है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 70 नंबर दिया है कि पानी की बूंदे किसकी भांति प्रतीत होता है। तो पानी के बूंद जो होता है जिसका सतह उत्तल होता है लेकिन वह अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, तो यह अवतल लेंस हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है 71 नंबर दिया है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है। तो यह हवा का अगर तापमान बढ़ता है तो इसके जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता जो होती है बढ़ती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि हवा के द्वारा जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता जो है पूरी तरह से तापमान पर निर्भर करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। यह कोबाल्ट जो पाया जाता है वो विटामिन B12 में पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका रासायनिक नाम जो होता है साइनोकोबालामाइन होता है। और यहाँ दे विटामिन B6, जो कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका रासायनिक नाम जो होता है पैराडॉक्सिन होता है, जो कि इसकी जो पैराडॉक्सिन की कमी से या विटामिन B6 की कमी से कौन सी बीमारी होता है। तो इसके कमी से त्वचा रोग होता है। वही यहाँ दे विटामिन B1, जो कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका रासायनिक नाम जो होता है थायमीन होता है, जो कि इसके कमी से बेरी नामक रोग होता है। और यहाँ दे विटामिन B2, जो कि विटामिन B2 के रासायनिक नाम जो होता है राइबोफ्लोविन होता है, जो कि इसके कमी से वृद्धि का रुकना या जीभ पर छाले पड़ना होता है। तो आप सभी विटामिन का नाम जो है रासायनिक नाम और उससे कमी से होने वाला रोग आप लोग जरूर याद रखें, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है बार बार पूछता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 73 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके ऋणात्मक आवेश होते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें निगेटिव आवेश या ऋणात्मक आवेश पूछ रहा है। तो देखते हैं एक्स किरण दिया गया है और ये अगला दिया अल्फा किरण दिया गया, उसका बाद बीटा किरण दिया गया और गामा किरण दिया गया है। तो गामा और एक्स किरण जो था उसमें विद्युत आवेश होता ही नहीं है, और निगेटिव जो था वो बीटा का होता है। तो ये इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। वही अल्फा किरण जो था उसमें पॉजिटिव होता है, धन आवेशित कण होता है। तो यहाँ निगेटिव पूछा था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बीटा किरण हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि क्षारक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं। तो क्षारक जो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त जो होते हैं या जो होते हैं OH- होते हैं। इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि स्थितिक ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। मतलब यहाँ जो दिया गया इसमें जो बताना है कि कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो देखते हैं, पहला जो दिया गया स्थितिक ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है, जो कि अगला देख जो कि स्थितिक ऊर्जा जो होता है वो क्रियाशील ऊर्जा नहीं होता है। अगला देख ऊंचाई के साथ स्थितिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, जो कि ये भी गलत दिया गया, जो कि ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अगला देख स्थितिक ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है, जो कि ये भी गलत दिया गया है, जो कि स्थितिक ऊर्जा जो होता है वो संचित ऊर्जा होता है। तो इनमें से सभी जो दिया गया गलत दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है। यह शुष्क सेल जो होता है इसका एनोड जो बना होता है वो कार्बन का। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि शुष्क सेल का कैथोड किसका बना होता है। तो कैथोड जो बना होता है वो जस्ता का बना होता है। तो याद रखिए कैथोड जो होता है जस्ता का होता है और एनोड जो होता है वो कार्बन का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंध होता है। यह सहसंयोजक बंध जो होता है जो क्लोरीन अणुओं के बीच यह जो होता है वह एकल सहसंयोजक बंध होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है।
तो साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना जो है, यह जो परिघटना का परिणाम जो होता है, यह होता है परिवर्तन और व्युतीकरण का होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। तो ये कोशिकीय ईंधन जो कहा जाता है, देखते हैं, दिया माल्टोज दिया गया, ग्लूकोज दिया गया, उसके बाद सुक्रोज दिया गया, उसके बाद लैक्टोज दिया गया है। तो यह जो कहा जाता है वो ग्लूकोज को कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक लघु रेडियो तरंग जो कि शॉर्ट रेडियो वेव जो होता है, इसकी खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था वो हेनरिक हर्ट्ज द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो इसकी स्थापना जो किया गया था 1954 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसी से संबंधित कुछ बोर्ड है जिसका नाम आप लोग को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है। तो जान लेते हैं जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है, कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब किया गया था। तो कुटीर उद्योग बोर्ड जो है इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया था। वही केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब किया गया था। तो केंद्रीय सिल्क बोर्ड जो है इसकी स्थापना 1949 ईस्वी में किया गया था। वही अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना कब किया गया था। तो अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड जो है इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में किया गया था। तो ये सभी आप लोग बोर्ड का नाम आप लोग याद रखिएगा और इसकी स्थापना कब किया गया था, क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन पूछता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 82 नंबर दिया गया है कि भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था। तो आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना जो लगाया गया था यह मद्रास में लगाया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह कब लगाया गया था। तो यह जो है 1904 ईस्वी में लगाया गया था, जो कि यह एक असफल कारखाना था, यह असफल हो गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला यही क्वेश्चन पूछ देगा कि विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण कब किया गया था। तो यह जो किया गया था 1824 ईस्वी में। जो कि यह कब किया गया था, तो यह 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिए कि चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। तो चाय, इलायची और काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो होती है वह लेटेराइट मिट्टी होती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि जलांगी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो यह जलांगी नदी जो है, यह जो सहायक नदी जो है हुगली नदी की। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि हुगली नदी जो है वह गंगा की एक शाखा है जिसकी सहायक नदी है जलांगी नदी है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे को उत्तर से दक्षिण की ओर सजाएं। यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रा के बारे में पूछ रहा है, जो उत्तर से दक्षिण। इसका क्रम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यह जो क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है। तो पहला जो होता है थाल घाट जो होता है, थाल घाट का जो कितना लंबाई है या ऊंचाई है, तो यह जो ऊंचाई जो है 580 मीटर है, जो कि यह जो है नासिक और मुंबई के बीच स्थित है। वही दूसरा जो होता है भोर घाट होता है, जो कि भोर घाट जो है यह 630 मीटर ऊंचाई है, जो कि यह मुंबई और पुणे के बीच स्थित है। वही तीसरा जो है पाल घाट, जो कि पाल घाट जो है 305 मीटर ऊंचाई है, जो कि कोयम्बटूर और कोच्चि के बीच यह मार्ग स्थापित करता है। तो अगला है सेनकोटा, जो कि सेनकोटा जो है 280 मीटर ऊंचाई है, जो कि यह जो है वह तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच स्थित है। तो इसका क्रम जो जगह थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोटा, जो कि यह क्या हो जाएगा, तो 1 3 2 4 जो किस में दिया गया, तो यह जो दिया गया वो सी में दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है। तो श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश जो है वह इंडोनेशिया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि यह जो है निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भू आवेशित देशों में से कौन सा देश है जो दोहरे भू आवेशित हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ भू आवेशित देशों में से यहाँ बताना है कि जो है भू आवेशित में कौन सा है। तो यह देख लेते हैं, दिया है भूटान दिया गया है, उसके बाद उज्बेकिस्तान दिया गया है, उसके बाद लेसेंथो दिया गया, उसके बाद स्वाजीलैंड दिया गया है।
तो यह जो जगह वो उज्बेकिस्तान हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में स्थित है। तो देख लेते हैं, पहला दिया है सुपेरियर झील, जो कि सुपेरियर झील जो है अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है। अगला दे ह्यूरन झील, जो कि ह्यूरन झील जो है ये भी अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। तथा अगला दे ईरिन झील, जो कि ईरी झील जो है ये भी कहाँ पे स्थित है, तो यह भी अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। तथा अगला है मिन्सीगन झील, जो कि मिन्सीगन झील जो है यह जो है केवल अमेरिका में स्थित है। तो केवल अमेरिका वाला ही यहाँ बताना था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 89 नंबर दिया गया है कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाता है। तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र जो है इसके वनस्पति को जेरोफाइटा कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ जान लेते हैं, दिया है ट्रोपोफाइट, जो कि ट्रोपोफाइट जो होता है या उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास और वनस्पति जो होता है उसे ट्रोपोफाइट कहा जाता है। वही आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ दिया हेलोफाइट, जो कि हेलोफाइट क्या होता है, तो हेलोफाइट जो होता है नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति जो होता है उसे हेलोफाइट कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से किस चट्टान में खनिज तेल पाया जाता है। तो यह खनिज तेल जो पाया जाता है वो औषधि चट्टान में पाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 91 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो 91 नंबर जो दिया है कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो है इसका मुख्यालय जो स्थित जो है वह हैदराबाद में स्थित है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 92 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया है कि पादप जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पादप जीवाश्म का अध्ययन जो किया जाता है इसे पोलियो वनस्पति कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देख लेते हैं, दिया है इकोलॉजी, जो कि इकोलॉजी जो होता है यह पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। वही याद है प्लेंटोलॉजी, जो कि प्लेंटोलॉजी जो होता है वह जीवाश्मों के अध्ययन जो होता है उसे प्लेंटोलॉजी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन EFIH जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो इसका मुख्यालय जो स्थित जो है लुसाने में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1924 ईस्वी में किया गया था। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से पहली बार किसे सम्मानित किया गया था। तो यह पहली बार जो सम्मानित जो किया गया था वो विश्वनाथन आनंद को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो इसका पुराना नाम क्या था। तो इसका पुराना नाम जो था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। क्योंकि इसकी शुरुआत जो 1991-92 में किया गया था, जो कि यह पहली बार विश्वनाथ आनंद को यह पुरस्कार दिया गया था। क्योंकि इसका नाम जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब कर दिया गया था, यह जो किया गया था 2021 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखी गई। यहाँ बताना है आपको कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो पुस्तक नहीं लिखी गई है उसके बारे में बताना है। तो देखते हैं, पहले है हंगरी स्टोन, जो कि हंगरी स्टोन जो पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया है। अगले दे गोरा, जो कि ये भी लिखा गया है। तथा अगला दे अग्निवीणा, जो कि अग्निवीणा जो पुस्तक जो है यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखा गया। जो कि यह जो पुस्तक जो है वह काजी नजरुल इस्लाम के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें जो नहीं वाला ही बताना था, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है जो कि मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन आपको PDF में दे दिया जाएगा। क्योंकि इसका PDF पाने के लिए आप मैं टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।